हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं सकीना अली आप सभी लोगों के लिए एक नेक्स्ट वन शॉट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाँ, वही झटका जो इलेक्ट्रिसिटी से हमें लगता है, करंट से लगता है। तो क्या होता है हमारा करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड सारी चीजें आज हम लोग इसी वीडियो में इंटायर में जानने वाले हैं। और पूरी इस इंटायर चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले। एंड साथ ही साथ मैं इंटायर चैप्टर में आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। एंड अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक तो आप सभी लोग का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा पार्टी बात करते हैं कि चार्जेस होता क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कितना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से कहते हैं। अब चार्ज किस तरीके से होते हैं, एक मेरे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये चार्ज कुछ इस टाइप से होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, एक कूलम के ऊपर हमारा कितना पर्टिकुलर चार्ज होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 इतना चार्ज होता है। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। तो आप लोग को दो चीजें इसमें याद हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसे बच्चा पार्टी अभी मैंने बताया कि कितना चार्ज पर्टिकुलर फ्लो हो रहा होता है कितने टाइम में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड डेफिनेशन वैसे तो कभी लिखने को नहीं आती है, बट तुम्हारे नॉलेज के लिए अच्छे से तुम्हें लर्न होनी चाहिए। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्जेस। तो आप लोग को पता है बच्चा पार्टी कि पहले जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कुछ और ही हुआ करती थी। बट जब हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब हमें पता चला कि आखिरकार हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की हमारी डायरेक्शन कैसी होती, पॉजिटिव से नेगेटिव वो ट्रेवल करता है। तो साथ ही साथ आप लोग को लॉजिक पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। वही कुछ लिखा है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज थे, तो हम उसकी बेसिस पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को सेट करते थे। बट जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तब हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी डायरेक्शन होती है। चलिए बच्चा पार्टी करंट की बात करते हैं कि करंट होता क्या है। ठीक है, तो कितने रेट से कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो करते हैं। मान लेते हैं दिस इज माय कंडक्टर। अब अगर इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो क्या है, मेरा एक तरीके से करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कितने रेट से मतलब किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, वो होता है करंट। करंट की अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है करंट का, तो करंट को सबसे पहली बात बच्चा पार्टी रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, हाँ, आई फॉर आइसक्रीम वाले आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूले की बात करूं तो आई इज इक्वल टू Q/T इसका फॉर्मूला होता है। ऐसा यूनिट होती करंट की एम्पियर। और किस डिवाइस से हम करंट को मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग एम्पियर से करंट को हमेशा मेजर कर सकते हैं। सो आप लोग को पता है इस तरीके से हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। साथ ही साथ बात करते हैं व्हाट इज 1 एम्पियर। यार ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एक नंबर में जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग डिफाइन करके जरूर बताना। अब हमसे पूछा है कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, जब मेरा 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवल कर रहा होगा कितने टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, वो मेरा करंट हो गया है 1 एम्पियर। ठीक है, तो तुम लोग इसको इस तरीके से मैथमेटिकली लिखकर बता भी सकते हो। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 AMP इज इक्वल्स टू 1 A। तो एम्पियर को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए तो कैसे इंडिकेट करते हैं, 1 A। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। सो अगर बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट आखिरकार होता क्या है, तो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हो गया हमारा बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स और बैटरी। ये कुछ हमारी एसेंशियल चीज है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में लगती है, जैसे हो गया की मतलब क्या, स्विच, जिससे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या क्या चीजें लगती है, तो चलिए कुछ कंपोनेंट्स आप लोग को बता देती हूँ जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में लगते हैं। एंड उसके कुछ सैंपल से भी हम लोग गो थ्रू
थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, तो उसको ऐसा सिंबल बनाते हैं। बैटरी का हम लोग बनाते हैं इस तरीके का सिंबल, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का बनाना हो तो इस तरीके से बनाते हैं। सिंगल बैटरी इस तरीके से होती है और कॉम्बिनेशन में इस तरीके से। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ प्लग और की और स्विच को अगर ओपन शो करना है तो हम इस तरीके से शो करते हैं। की या स्विच को क्लोज शो करना है तो हम इस तरीके से कहते हैं। वायर जॉइन को इस तरीके से शो करते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन इस तरीके से शो करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बनाते हैं। रेसिस्टर ऐसा दिखता है, वेरिएबल रेसिस्टर कुछ ऐसा दिखता है, एमीटर ऐसा दिखता है एंड वोल्ट मीटर ऐसा दिखता है। अब एमीटर क्या काम करता है? हमारे करंट को मेजर करने का काम जो कर रहा होता है वो होता है एमीटर। सो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस आखिरकार होता क्या है? तो जैसे मान लेती हूँ मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो भी हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन लगा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड साथ ही साथ अगर बात करें कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है दीदी, तो जो भी सर्किट में हम बैटरी लगाते हैं ना या फिर सेल लगाते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है, तो वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। डेफिनेशन वाइज देखिए तो चलो, इट is the work done in moving unit charge from one point to another. Cell और बैटरी are used to maintain potential difference. कौन मेंटेन करता है? तो सेल या फिर बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फॉर्मूले की बात करें तो V is equals to W by Q. W वर्क डन है और Q हमारा चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं जिस दैट इज वोल्टेज, या तो बहुत सारे लोग इसको वोल्टेज बोलते हैं या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब सीबीएसई बहुत सी बार ये भी पूछता है डिफाइन 1 वोल्ट या व्हाट इज 1 वोल्ट। क्या बोल के आओगे तुम लोग? क्या लिख कर आओगे? हम बच्चा इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब मेरा 1 जूल का वर्क डन हो रहा होगा, किस चीज के लिए इतना वर्क डन हो रहा है? हमारे चार्ज को ट्रेवल करवाने के लिए 1 जूल का वर्क डन हो रहा होगा मेरा 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रेवल करवाने के लिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो इतना तो वर्क डन लगता ही है ना, उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, जब मेरा 1 जूल का वर्क डन हो रहा होगा 1 कूलम के चार्ज को ट्रेवल करवाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारे ट्रेवल करता है चीजें, और मेटल वायर में से पोटेंशियल डिफरेंस ट्रेवल करता है। साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं? तो हम लोग उसको मेजर करते हैं हमारे वोल्ट मीटर के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। तो बच्चा ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे ये पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ की तुम्हें डेफिनेशन बतानी होती है, ओम्स लॉ का तुम्हें फॉर्मूला बताना होता है। साथ ही साथ ओम्स लॉ का जो हमारे ये ग्राफ होता है ना, दैट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 नंबर में मोस्टली तुमसे पूछ लिया जाता है। चलिए, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड टेंपरेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप लोग का जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वोल्टेज से। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से और वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। तो हम क्या बोलेंगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई I। बट कब ऐसा होता है? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर टेम्परेचर वेरी हो रहा है तब फिर हमारा वोल्टेज भी वेरी हो सकता है एंड फिर करंट भी हमारा वेरी कर सकता है। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट पे होगा, तभी ओम्स लॉ प्रूफ या सेटिस्फाइड हो पाएगा। चलिए अब मैथमेटिकली पोर्शन को देख लेते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते इक्वल्स टू लगाते तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है एंड वो कांस्टेंट मेरा क्या है? R। R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब ये R को हम ये रेसिस्टेंस बोलेंगे। खैर मैं अभी बताऊंगी कि रेसिस्टेंस होता क्या है। चलिए बच्चा तुम लोग ये गो थ्रू हो जाना इस ग्राफ से। इस ग्राफ में हमने ये समझाया है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कैसा ग्राफ होता है। तो हमारे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो प्लीज इसको भूल के भी मत छोड़ के जाना। साथ ही साथ बात करते हैं कि दीदी व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस से हम लोग क्या समझते? मान लेते बच्चा कि मैं लेट हो गई हूँ एयरपोर्ट पहुंचने में और मेरी आज की फ्लाइट है। ठीक है, जब मैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करने जाती हूँ तब क्या होता है? सिक्योरिटी मुझे वहां रोक देती है कि नो मैम अब आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो क्या मैं मेरी फ्लाइट तक पहुंच पाती हूँ? नहीं पहुंच पाती हूँ। क्यों नहीं पहुंच पाती हूँ? क्योंकि वहां की सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया था। तो सिक्योरिटी ने जब मुझे रोका तो सिक्योरिटी मेरे लिए कैसा काम कर रही है? रेसिस्टेंस का काम कर रही है।
अब रेसिस्टेंस क्या होता है, जब करंट आराम से फ्लो कर रहा होता है और रेसिस्टेंस आ जाता है, मतलब उसको फ्लो करने से रोक लिया जाता है, बाधा डालता है, ऑब्स्टिकल्स डालता है। और मेरे केस में किसने बाधा डाली, किसने ऑब्स्टिकल डाला, तो तुम्हें पता है सिक्योरिटी ने अगर मुझे जाने दिया होता तो शायद मेरी फ्लाइट मिस ना हो पाती। एंड हाँ, ये रियल इंसिडेंट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब किसी चीज को रेसिस्ट करना, रोकना, ठीक है। अब करंट अपना मौज में जा रहा होता है एंड रेसिस्टेंस उसको रोक लिया जाता है, ठीक है, कि भाई साहब तू इधर से नहीं निकल सकता, तू उधर से नहीं निकल सकता, ठीक है, इस तरीके से रुकावट पैदा होती है। अब रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। तो तुम लोग को इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि वोल्टेज यहाँ से फ्लो हो रहा था, करंट जा रहा था एंड रेसिस्टेंस ने इस तरीके से हाथ लगा दिया कि नहीं भाई साहब तू अब जा नहीं सकता यहाँ से, स्टॉप, है ना, उस तरीके से। साथ ही साथ रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हमारी ओम। अगर बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, तो 1 ओम को आप लोग किस तरीके से बच्चा पार्टी डिफाइन कर रहे होंगे। अब 1 ओम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज की जरूरत है, वोल्टेज की जरूरत है, एम्पियर की जरूरत है। सो 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड टू द एंड थ्रू विच 1 एम्पियर करंट फ्लो। तो ये होता है हमारा 1 ओम। साथ ही साथ 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो जिस तरीके से आप लोग को पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, आई को अगर मैं यहाँ लाती हूँ तो V बाय आर हो जाता है, और ये V बाय आर मतलब ये V और ये रहा हमारा R। इस तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बच्चा अब बात करते हैं कि हमारे किन किन फैक्टर्स पर हमारा रेसिस्टेंस काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ कुछ 4 फैक्टर्स है जिस पर हमारा रेसिस्टेंस काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो थिकनेस, हमारे वायर की थिकनेस पर डिपेंड होता है कि वायर कितना ज्यादा थिक है या फिर कितना ज्यादा थिन है, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट चीज होती है वो होती है हमारी लेंथ। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक इतना लंबा वायर है, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग वायर है मान लेते हैं। अब इसके अंदर मेरे पास कम से कम 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं या जो रेसिस्ट कर रहे हैं करंट को फ्लो करने में, ठीक है। अगर मैं लेंथ बढ़ा देती हूँ, मान लेती हूँ 5 मीटर की जगह मेरे पास 10 मीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो अब आप लोग सोचिए कि 5 मीटर वायर में मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे जो कि रेसिस्ट कर रहे थे हमारे करंट को फ्लो करने से। अब 10 मीटर वायर में मेरे पास ऐसे 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रेसिस्ट करेंगे हमारे करंट को फ्लो करने से। मतलब यार क्या है कि जितनी ज्यादा अगर मैं लेंथ को बढ़ाती जा रही हूँ उतना ज्यादा मेरा करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, या करंट हमारा रेसिस्टेंस बिल्कुल फील कर रहा है, सफर कर रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोले कि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं उतना ज्यादा हमारा रेसिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जितनी लंबी लेंथ उतना ज्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 5 मीटर की लेंथ में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे थे, रेसिस्ट कर रहे थे। 10 मीटर के वायर में मेरे पास 20 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो रेसिस्ट कर रहे हैं हमारे करंट को। ओके, वेल डन। बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टेंस। और दूसरा होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ। मान लो मेरे पास बच्चा बेटी क्या है, 2 रोड है, ठीक है। एक ऐसा रोड है मेरे पास जो कि सिंगल लेन रोड है, ठीक है, और एक मेरे पास 4 लेन रोड है। तो अब आप लोग कंपेयर करो और मुझे बताओ किस रोड पर मुझे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ऑफ कोर्स सिंगल लेन रोड पर, क्योंकि यार यह सिंगल लेन, आने वाले लोग भी इसी रोड से आएंगे और जाने वाले लोग भी इसी रोड से जाएंगे। बट अगर मेरे पास एरिया बड़ा है जो कि मेरे पास 4 लेन एरिया है ना, तो ट्रैफिक मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, मेरे पास अगर ज्यादा एरिया है बच्चा पार्टी तो करंट कहीं से भी ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास एरिया कम होता तो ज्यादा रेसिस्टेंस उसको सफर करना पड़ता, ठीक है। अगर मेरे पास एरिया ज्यादा है तो हमारे करंट को कम रेसिस्टेंस सफर करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हमने अभी ये वाला रोड वाला एग्जांपल लिया कि मेरे पास अगर सिंगल लेन रोड है तो ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, एंड अगर मेरे पास 4 लेन रोड है तो हमें कम ट्रैफिक मिल रहा होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया है उतना कम रेसिस्टेंस है। सो एरिया को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब बच्चा बाटी हम लोग चलो मैथमेटिकली कुछ टर्म्स को सीखते हैं। जैसे बच्चा बाटी आप लोग को पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब देखो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, इसके इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। और अगर दोनों इक्वेशन को हम बच्चा बाटी इक्वेट करते हैं तो मेरे पास यहाँ आता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। L अपॉन A की अगर मैं बात करूँ बच्चा बाटी, तो मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाती हूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा एक कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट यहाँ कौन सा है, मेरे पास कॉन्स्टेंट है रो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम,
रो, RHO रो। और यहाँ रो को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या है हमारी? रेसिस्टिविटी। अब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस बोथ आर सेम, बट ये गलत फहमी है, ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चलिए बच्चा बाटी रेसिस्टिविटी की बात करती हूँ कि रेसिस्टिविटी आखिरकार होती क्या है। सो रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर अ यूनिट क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चा बाटी, रेसिस्टिविटी जनरली हमारी डिपेंड करती है मटेरियल पर, ठीक है, कि किस टाइप का मटेरियल, कॉपर का मटेरियल है, एल्यूमिनियम का मटेरियल है, इज टोटली डिपेंड अपॉन मटेरियल। और रेसिस्टेंस वो होता है जो कि हमारे करंट को बिल्कुल फ्लो होने से रोकता है, रेसिस्ट करता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट की बात करूं तो ओम मीटर रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है। रो को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल बोल सकते हैं। अब बच्चा बाटी हमने अभी डिस्कस किया रेसिस्टेंस क्या होता है, अब हम लोग को डिस्कस करना है व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज रेसिस्टेंस, ठीक है। अब आप लोगों को पता है सीरीज से आप लोग क्या समझते हैं? मेरे दिमाग में दो पिक्चर क्लिक होती है जब मैं सीरीज बोलती हूँ। जो हमारे घरों पर लगती है ना, दिवाली में हम सीरीज लगाने के लिए लाते हैं, या शादी पार्टी में हम लोग किस तरीके से सीरीज लगाते, वो सीरीज मेरे दिमाग में यहाँ क्लिक होती है जब मैं सीरीज की बात करती हूँ। तो सीरीज में क्या होता है, जब कभी तुमने नोटिस किया होगा कि उसकी लाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है, हर एक एंड दूसरे एंड से वहां कनेक्टेड होता है। उसी तरीके से सीरीज रेसिस्टेंस में हर रेसिस्टेंस दूसरे रेसिस्टेंस के एंड से कनेक्टेड होता है। लाइक दिस, ये वाला रेसिस्टेंस का एंड इससे कनेक्टेड है, देन ये फिर इससे कनेक्टेड है। तो ये एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि ये एंड टू एंड कनेक्टेड हमारे होते हैं। सीरीज रेसिस्टेंस में तुम लोग को दो चीजें मेनली याद रखनी होती है। करंट हमारा सीरीज रेसिस्टेंस में सेम होता है, बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो सीरीज रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा होता है? अलग अलग होता है, डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो तुम लोग को ये चीज याद रखनी। करंट की बात करी हो तो देखो R1 में भी मेरा सेम करंट जाएगा, R2 में भी मेरा सेम करंट जाएगा और R3 में भी मेरा सेम करंट जाएगा। मान लो 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो तीनों रेसिस्टेंस में 5 एम्पियर करंट जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि R1 के लिए जो वोल्टेज जा रहा होगा वो R2 के लिए भी जाए, ठीक है। इस वाले R2 के लिए वोल्टेज कुछ अलग होगा, R3 के लिए हमारा वोल्टेज कुछ अलग होगा। तो तीनों के लिए वोल्टेज तो अलग अलग है बट करंट सेम है। अब मान लेते बच्चा बाटी तुम लोग को इस पर्टिकुलर सर्किट में तुम्हें अगर फाइंड करना है कि वोल्टेज क्या है, पर्टिकुलर पूरा वोल्टेज, ठीक है, कंप्लीट वोल्टेज कितना है, तो तुम कैसे फाइंड करोगे? हम क्या कर लेंगे, सबको ऐड करवा लेंगे। जितने भी वोल्टेज मेरे इस पर्टिकुलर डायग्राम में सर्किट में लगे हुए सबको मैं ऐड कर लूंगी। मतलब क्या करूंगी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक चीज याद होगी, हमने ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? V इज इक्वल्स टू IR होता है। सो कैन आई राइट लाइक दिस कि V की वैल्यू मैं IR पुट कर दूं? ऑफ कोर्स दीदी कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं, V की वैल्यू यहाँ करी IR, V1 की IR1। अच्छा, ये I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने बोला है करंट इज सेम इन द सर्किट, इसीलिए R1 के लिए भी I करंट फ्लो हो रहा है, I2 के लिए भी I करंट फ्लो हो रहा है एंड I3 के लिए भी I करंट फ्लो हो रहा है। गॉट इट? सो यहाँ IR1, IR2 एंड IR3 हमारा यहाँ हो चुका है। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा क्योंकि I कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर पूरे सर्किट में कितना रेसिस्टेंस फ्लो हो रहा है, तो मैं इस फॉर्मूले से कर सकती हूँ। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि सीरीज रेसिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बात करते हैं बच्चा बाटी पैरेलल रेसिस्टेंस की। तो पैरेलल रेसिस्टेंस कैसा होता है? तुम लोग को मैंने दो चीज सिखाई थी सीरीज रेसिस्टेंस में कि करंट सेम होता है सीरीज रेसिस्टेंस में एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिवाइड होता है, डिफरेंट होता है। अब जस्ट अपोजिट कर दो पैरेलल रेसिस्टेंस में कि करंट कैसा होता है, डिफरेंट होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब वोल्टेज मेरा सेम होगा। अब जनरली बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं बिकॉज सीबीएसई में ये सवाल आता ही आता है कि बताओ वो कौन सा रेसिस्टेंस होता है जिसमें हमारा करंट तो सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो तुम लोग क्या करो, कभी भी किसी एक का लर्न कर लो, ठीक है, जैसे सीरीज का। अच्छा, जिसकी कॉन्सेप्ट सही है ना, मतलब जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको तो सब अच्छे से याद होगा, बट अगर तुम इनकेस रट्टा वट्टा मार के जा रहे हो ना, पक्का भूलने वाले हो, ये सीरियसली बोल रहे हो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, किसी एक चीज का लर्न कर लो। जैसे सीरीज का अगर मैंने याद कर लिया है कि करंट सेम होता है एंड V जो कि मेरा वोल्टेज होता है वो हमारा डिफरेंट होता है, तो तुम्हें इससे जस्ट अपोजिट तुम पैरेलल का कर सकते हो कि पैरेलल में I मेरा डिफरेंट होता है और V मेरा सेम होता है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सी बार जब सॉल्व करने के लिए आएंगे तब भी तुम उलझोगे
अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो चलिए बात करते हैं पैरेलल रेसिस्टेंस की। अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी, तो पैरेलल रेसिस्टेंस हमारे दो पॉइंट के बीच में जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कौन से दो पॉइंट? देखो यहाँ ये दो पॉइंट के बीच में मेरे 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। कितने? 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। ये सभी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने कनेक्टेड होते हैं। देखो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ बात करूं बच्चा पार्टी कि इसमें अगर मुझे निकालना है कि करंट, मुझे टोटल करंट निकालना है कि कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, मैं कैसे निकालूंगी? जस्ट दीदी प्लस कर लेंगे, ठीक है। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, कर लेंगे ना, कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग को करंट तो निकाल लिया। बट अगर मैं बात करूं मुझे रेसिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? सोचो 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 सोचो। तो बच्चा बेटे आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी मैंने, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अगर मैं I की वैल्यू की बात करूं तो V बाई R लिख सकती हूँ, ठीक है। I को ऑफ कोर्स दीदी लिख सकते हैं। तो V बाई R अगर मैं लिखती हूँ उसको, तो मैं I को लिख सकती हूँ V बाई R, I1 को लिख सकती हूँ V बाई R1 और I2 को लिख सकती हूँ V बाई R2, I3 को लिख सकती हूँ V बाई R3। अब V क्यों सेम है इन सब में? V1, V2, V3 क्यों नहीं लिखा है हमने? क्योंकि बच्चा पार्टी आप लोग का वोल्टेज सेम रहता है, इसीलिए देखो ये V एक ही लगा हुआ है, ठीक है, एक ही वोल्टेज होता है इसमें, ठीक है, सबके लिए। अगर बात करूं 5 वोल्ट वोल्टेज है तो सभी के लिए 5 वोल्ट ही वोल्टेज होगा हर रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। अगर V को कॉमन एंड कैंसिल करते तो मेरे पास बचता है 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरीके का मेरे पास एक एक्सप्रेशन यहाँ बच रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो अगर मैं सीरीज रेसिस्टेंस के डिसएडवांटेजेस की बात करती हूँ तो बच्चा पार्टी ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ये सभी एक दूसरे से हर कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। सो अगर बात करते हैं मेरा एक कोई बल्ब ऐसा है जो फॉल्ट हो चुका है, सो मेरे इंटायर जितने भी इस सीरीज में अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो सभी चलना बंद कर देंगे, बिकॉज सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसीलिए हम कभी भी घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं लगाते, क्योंकि अगर मेरे एक रूम की लाइट गई तो मेरे पूरे इंटायर घर की लाइट चली जाएगी, गुल हो जाएगी, है ना। ऐसी चीज हम नहीं करते। और दूसरा एक मेन चीज ऐसा है कि सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने 5 एम्पियर करंट दिया और उसी 5 एम्पियर के अंदर हमने कुछ ऐसी डिवाइस कनेक्ट कर रखी है जो कि काफी ज्यादा हाई करंट पर वर्क करती, जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC, गीजर, हीटर, ये हमारे कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जो काफी ज्यादा हाई करंट पर वर्क करते हैं, ठीक है। सो यार वो वर्क कर पाएंगे सीरीज में? नहीं वर्क कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने कम करंट में ये सभी अप्लायंसेस को चलाना इज इम्पॉसिबल, तो ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए ये डिसएडवांटेज है हमारे सीरीज के। अच्छा, अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है पैरेलल की, कि आप लोगों को पता है हमारे घरों में किस तरीके का कनेक्शन होता है, तो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। ज्यादा सोचना मत, मैंने बता दिया है, पैरेलल कनेक्शन होता है। क्योंकि आप लोग को पता है हमारे किसी एक रूम के अगर बल्ब खराब हो जाता है या लाइट चले जाती है तो पूरे इंटायर घर की लाइट रहती है। एंड आप लोग को पता है हमारे घर में सभी हैवी अप्लायंसेस लगे होते हैं, AC लगा होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, गीजर होता है, हीटर होता है, ओवन होते हैं, ये सभी अप्लायंसेस काफी ज्यादा हाई करंट पर वर्क कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे घरों में कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल बट एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाई दीदी ऐसा क्यों होता है? अब बच्चा पार्टी CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, गिव रीजन में पूछ लेता है, व्हाई, बताइए क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ, इसमें हमारे पास वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है पैरेलल। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, आसमान छूता है, ठीक है। कैसा होता है? हाई होता है। अगर इस वोल्टमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करवा लेती तो मेरे पास इंटायर पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस काफी हाई हो जाता और करंट इसमें से फ्लो ही नहीं हो पाता। तो फिर क्या मतलब है ऐसे सर्किट का जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर पाए? कोई सेंस है? नहीं है ना, कोई मतलब है? नहीं है ना, ठीक है। इसीलिए हम इसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो भी करंट आ रहा हो उसके पास दो रास्ते होने चाहिए। क्या अच्छा मेरे पास दूसरा रास्ता भी है कि मैं ऊपर भी जा सकता हूँ या फिर यहाँ से ट्रेवल कर सकता हूँ। फिर वो देखते अरे भाई साहब वहाँ तो वोल्टमीटर लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है, यार मेरी तो बिल्कुल बैंड बच जाएगी वहाँ, मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो चुपचाप से इस रास्ते से फिर ट्रेवल करने लगता है। और कुछ जो मस्ती मस्ती में आ रहा होता है करंट,
वो यहाँ से भी ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी मतलब दोनों जगह से कुछ ना कुछ करंट जा रहा होता है, इसीलिए हम कभी भी वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाते, बिकॉज नहीं तो इंटायर पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस काफी हाई हो जाता। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर बात करूं मैं एमीटर को, तो एमीटर को हमेशा सीरीज पे लगाया जाता है, जिस तरीके से ये हमारा सीरीज में लगता है, ठीक है। ये एमीटर मेरा कैसा है, सीरीज में कनेक्ट होगा। अच्छा, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि एमीटर का रेसिस्टेंस काफी ज्यादा लो होता है, डाउन टू अर्थ है एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा लो होता है। अब यार ये इतना कम है कि अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करती ना, लिटरली, चलो मान लेते एक बार के लिए मैंने मान लिया कि इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करती, इस तरीके से हमने इसको पैरेलल नहीं कनेक्ट किया होता, तो जो मेरा करंट यहाँ से जा रहा है ना बच्चा पार्टी, वो करंट क्या सोचता, यार मेरे पास भी दो रास्ते, देखो एक तो मेरे पास नीचे वाला रास्ता है और दूसरा ऊपर लगा हुआ एमीटर, क्या बात है, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई यहाँ। क्यों बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब? क्योंकि एमीटर तो काफी कम नेग्लिजिबल असिस्टेंस ऑफर करता है, तो हमें तो कोई रुकावट पैदा हो ही नहीं पाएगी, तो जो पूरा की पूरा करंट है ना वो ऊपर से फ्लो करने लग जाता है, और वो अगर पूरा ही करंट ऊपर से फ्लो करने लग जाता है तो हमारा जो सर्किट है वो डैमेज हो जाता है और फॉल्ट हो जाता है, इसलिए उसको हमने कभी भी पैरेलली नहीं कनेक्ट किया है। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है एमीटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। सो आई होप बच्चा पार्टी अब तुम लोग को वाई का आंसर मिल गया है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं एंड एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। अच्छा बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है हमारे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में। मेनली ये डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में 3 मार्क्स में, तो अगर तुम लोग को 3 मार्क्स में डिफरेंस लिखने को आता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कोई भी इंटायर इसमें 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट छाप सकते हो। चलिए सबसे पहली बात डेफिनेशन लिख लेना। तो रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है बच्चा पार्टी, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, करंट को अपोज करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और कंडक्टर टू अपोज करंट, तो ये हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करता है। किसकी एबिलिटी, मटेरियल की एबिलिटी है कि वो कितना करंट को अपोज करता है। साथ ही साथ प्रोपोर्शनलिटी की बात करती हूँ तो आप लोग को पता है हमारा रेसिस्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ से प्रोपोर्शनल होता है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी रेसिस्टिविटी की बात करूँ तो ये टोटली मटेरियल पर डिपेंड होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस इज ओनली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। सिंबल्स की बात करूँ तो इसको हम आर से शो करते हैं, बट इसको हम रो से शो करते हैं, ठीक है, इस तरीके का कुछ बनता है एंड इसको हम बोलते हैं रो, RHO। फॉर्मूले की बात करें तो इसका क्या कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, एक तो पहला हो सकता है हम ओम्स लॉ के थ्रू निकाले V इक्वल्स टू IR, तो R का हो सकता है R इक्वल्स टू V बाय I, ये फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा मेरे पास फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये भी मेरे पास एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले की बात करूँ तो बस उसी रो को यहाँ शिफ्ट कर दे हम, तो रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि L मेरे पास लेंथ है, A मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड ऑल, ठीक है। बात करें SI यूनिट की तो इसकी SI यूनिट होती है रेसिस्टेंस की ओम, बट रेसिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यार कैसे हीटिंग इफेक्ट होता है, आप लोग को पता है ना कि हमारे घरों में जितने अप्लायंसेस है, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है तो कुछ समय के बाद ये गर्म हो जाते हैं। अगर मैं बल्ब की बात करूँ तो बल्ब को तुम आधा घंटा चला के देखना, 15 मिनट चला के देखना, ठीक है। उसके बाद बल्ब को बंद करना और उसके ऊपर हाथ लगा के देखना, चटके लगने लग जाएंगे सीरियसली, तो वो गर्म हो जाता है। अच्छा क्यों गर्म होता है, चलो मैं उसके पीछे का तुम लोग को समझाती हूँ। हमारे पास कोई भी कंडक्टर होता है, जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो बहुत सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, कुछ एटम्स भी है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे और इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी मेरी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी के अंदर, और ये हीट एनर्जी फिर क्या ऑफर करेगी, हीट ऑफर करेगी हमारे किसी भी अप्लायंसेस को। तो ये कुछ हमारे फिनोमेना इसके पीछे वर्क करता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स जो होते हैं ना, वो आपस में कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, और वो टकराते हैं तो वो क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसी कारण हमारे जितने भी अप्लायंस होते हैं ये थोड़े समय के बाद गर्म होने लग जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ठीक है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये तुम लोग को वही लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ हाई
resistance wire such as nichrome wire, the conductor heat up and produce heat. Such a heating action of a conductor is known as heating effect of electric current. अब बच्चा बाटी तुम लोग को ना इसमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करो कि तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो तुम लोग याद करो, हमने पढ़ा था V = W/Q, जहाँ W मेरा क्या है, वर्क डन है, Q मेरे पास चार्ज है। इसको अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ V × Q = W, ठीक है, बस वैसे ही लिखा है W = V × Q। अच्छा, इसमें मैं V को भी रिप्लेस कर सकती हूँ, पता है V को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमने पढ़ा था बाय ओम्स लॉ V = IR। तो कैन आई रिप्लेस दिस V बाय IR? ऑफ कोर्स दीदी। सो ये V को हमने रिप्लेस कर दिया IR से, ये रहा, और इस Q को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, याद करो करंट का फॉर्मूला I = Q/T। तो अगर Q/T में मैं Q को यहाँ ले आती हूँ तो ये I × T हो जाएगा। सो इस Q को हमने रिप्लेस किया I × T को से, एंड इस V को रिप्लेस किया IR से। तो तुम लोग देखो, इस यहाँ मुझे 2 R दिख रहे हैं, यहाँ मुझे 2 I दिख रहे हैं, एक R दिख रहा है और एक T दिख रहा है। सो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W = I² RT। और इस W को अगर हम लोग हीट के फॉर्म में ले आते हैं वर्क डन को, तो हीट मतलब H = I² RT। सो हीटिंग इफेक्ट का क्या फॉर्मूला हो गया, जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना ये इसी पर सॉल्व होते हैं, एंड न्यूमेरिकल्स आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी में से है, तो करके जाइएगा, ठीक है। H = I² RT। बात करते बच्चा बाटी, बस उसी फॉर्मूले को तुम लोग को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो तुम लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके पर्टिकुलर पूरी थ्योरी को रीड कर सकते हो। साथ ही साथ बात करूं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दीदी क्या होता है, सो आप लोग को अब पता है H = I² RT। हीट मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट से, हीट मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस से, हीट मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से, ठीक है। जितने समय तक अगर हम किसी डिवाइस को, किसी अप्लायंस को ओपन रखेंगे, वो उतना ज़्यादा हीट अप होते जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करते हैं। कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप बहुत समय तक अगर हम चलाते ना, तो उसमें से धुआं, गरम गरम हवा निकलने लगती है ना, तो क्यों निकल रही है, जितने टाइम तक तुम चलाओगे उतनी वो हीटअप होते जाएगा। वही बिल्कुल फिनोमिना है, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एटम जा रहे हैं मस्ती में, देन क्या हो गया, एक दूसरे से कोलाइड हुए, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, दैट्स इट। सो हीट इज जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, रेसिस्टेंस और टाइम फॉर विच द करंट पास। तो ये तीनों चीजें आप लोग को अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बच्चा कुछ ऐसी डिवाइसेस जो कि बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, ये है हमारी आयरन जो काफी ज्यादा हीटअप हो जाती है, हम हीटअप करवाते हैं ना इन डिवाइसेस को, क्योंकि ये हीटअप होगी तभी तो हमारा काम चलेगा। अच्छा, ये आयरन गर्म नहीं होगी तो हमारे कपड़े कैसे प्रेस होंगे, ठीक है। अगर ये गीजर में पानी गर्म नहीं होगा तो हम ठंडी में नहाएंगे कैसे बिना गर्म पानी के, ये बल्ब गर्म नहीं होगा, ये बल्ब अगर चालू नहीं होगा तो हमें रोशनी कैसे मिलेगी। तो कुछ ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये हमारे दिख रहा है। साथ ही साथ बात करूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गिव लाइट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल। और टंगस्टन मेटल कैसा होता है, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग हाई होता है, ठीक है, हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू 3380 सेल्सियस। तुम देख सकते हो कितना हाई है भाई साहब, मतलब, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन की, द एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ एलॉयज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीजर वर्क्स ऑन द सेम मैकेनिज्म, ठीक है, सेम मैकेनिज्म पर वर्क कर रहे हैं। अब अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे घरों में लगाए जाते हैं। अच्छा, जब कभी हमारे घरों में जैसे मान लेते हैं ठीक है, कि मेरे घर में 330 वोल्ट जितना कुछ सप्लाई होता है, और अगर इससे चलो मान लेते मेरे घर में एक्स सप्लाई होता है, ठीक है, करंट, और मान लेते मेरे घर में x+x सप्लाई होने लग गया, उस टाइम पे क्या होगा, ये सभी अप्लायंसेस डैमेज हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग लगाते फ्यूज। इन डेट केस जब मैंने एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर का करंट दे दिया है, ठीक है, कोई एक ऐसे अप्लायंस जला लिया हमारे घर में जिससे कि मेरे पूरे घर के एंटायर अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, उस टाइम पर हमारा काम आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या करता है, मेल्ट करता है और जितने भी एंटायर हमारे अप्लायंसेस है उसको बचा लेता है।
पर्टिकुलर किसी भी वर्क को करने के लिए कितना पावर लगता है, ठीक है। अब पावर को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पावर की ऐसा यूनिट होती है हमारी वॉट, वॉट है ना, वाट वाली वो नहीं, ठीक है, वॉट WATT वाली वॉट है ये। साथ ही साथ हम लोग फॉर्मूलेज की बात करें तो इसमें तुम लोग को 3 फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना होता है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, जितना वर्क करे, कितने टाइम में हम इस पर्टिकुलर वर्क को कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा पावर। वर्क अपॉन टाइम मतलब W/T, ठीक है। तो अब इस W को कैन आई रिप्लेस बाय VIT? यस दीदी, अभी हम लोग देख के रहा है, हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में VIT से भी लिखा था। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, T से T कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल्स टू V इंटू I। ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरे फॉर्मूले की बात करती हूँ तो इफ वी टेक W इज इक्वल्स टू I R स्क्वायर T, ठीक है, तो मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो ये कुछ 3 फॉर्मूले मेरे पास यहाँ पावर के हो चुके हैं, ये 2, ठीक है, और ये वाला एक फॉर्मूला। तो ये कुछ 3 फॉर्मूले बचा बाटी हमारे पास पावर के हैं। और पावर क्या होता है, कितना पर्टिकुलर हम वर्क करें कितने टाइम के अंदर, वो होता है पावर। और पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और I यहाँ मेरे पास करंट है। साथ ही साथ बच्चा बाटी मैं बात करूँ तो आप लोगों से इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो 1000 वॉट इंटू 36000 सेकेंड होता है। और इसको ओवरऑल में बात करूँ तो ये हो जाता है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। साथ ही साथ यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। वॉट बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसीलिए हम एक्चुअल प्रैक्टिस में वी यूज लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट, इसीलिए हम वॉट की जगह किलोवाट का यूज करते हैं। साथ ही साथ बच्चा बेटी एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम एनर्जी होता है। साथ ही साथ 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वॉट आवर हम लोग कब बोल सकते हैं, जब मेरे पास 1 वॉट का पावर यूज हुआ हो 1 आवर के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी। तो हम लोग ने एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। और पावर क्या था, वर्क डन इनटू टाइम। तो बस हमारा कंप्लीटली वही है। साथ ही साथ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट, ठीक है। तो साथ ही साथ ये एनर्जी वाला टॉपिक भी बड़ा छोटा सा था। 1 किलोवाट आवर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी हमने देखा 1000 वॉट इंटू 36000 सेकेंड से हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं। एंड ओवरऑल बच्चा बाटी ये मेरे पास कंप्लीटली आ जाता है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। साथ ही साथ इसकी यूनिट भी वॉट ही होती है, बड़ी छोटी यूनिट होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, किलो वॉट यूज करते हैं। सो आई होप बच्चा बाटी ये पूरा इंटायर चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और कितने सारे जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो सभी समाप्त होते हैं। मैंने आप लोग को बीच बीच में बता दिया कि आप लोग को किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में, तो उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अगर 80% प्रिपेयर किया है तो 110% उसको प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरीके की और वीडियोस लाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, एंड अपनी प्यारी सी दीदी के लिए एक प्यारा सा कमेंट आप सभी लोगों का बनता है। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।